एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और डेली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक सेट। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल में नहीं होता है। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, यहां से आपको बताना है कि भारी जल का इसमें से कौन सा गुण नहीं है। पहला है, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। दूसरा है, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। तीसरा है, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है। और चौथा है, यह संक्षारण उत्पन्न करता है। अब बताओ इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो अगर ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसको अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, तो पहला जब ऑप्शन देखोगे, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि क्वथनांक जो है यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भारी पानी का अधिक होता है। ठीक है, अगर ये बस आपको याद रहेगा तो ये आसानी से आप कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। क्योंकि एक चीज आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे अगर हम लोग DTO का बात करें या हैवी वाटर का बात करें तो इसका कितना होता है, 101.42। अगर आपने 101 भी याद रखा है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा आंसर, भारी पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट साधारण पानी से क्या होता है, अधिक होता है। और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कम होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है। अच्छा, कौन सा एक युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, एनीमोमीटर और सिस्मोग्राफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हाइग्रोमीटर का काम क्या है, वायुमंडल का जलवाष्प घनत्व, जलवाष्प अंश निकालना। ठीक है, आप जानते हो जलवाष्प घनत्व निकालना काम होता है हाइग्रोमीटर का, तो ये सही है। और दूसरा है लैक्टोमीटर, तरल का विशिष्ट घनत्व निकालना। लैक्टोमीटर का काम आप जानते हो दूध की जो क्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए होता है, तो यही आपका गलत है। ठीक है, ये सही युग्म नहीं है, आपका आंसर सही हो जाएगा बी। तीसरा है एनीमोमीटर, वायु की गति, सही है। सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक गर्म वस्तु से डैश का उत्सर्जन होता है। जितने भी गर्म वस्तु है, ठीक है, जो भी हॉट बॉडीज हम लोग जिसको कहते हैं, उससे क्या उत्सर्जित होता है। एक्स किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा अवरक्त किरण। ठीक है, जितने भी गर्म वस्तु हैं सबसे अवरक्त किरण उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है। जो आप कोई भी चीज निगलते हो या उगल देते हो, ठीक है, तो इसका मस्तिष्क में कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसको कंट्रोल करता है। कौन सा होगा आंसर आपका, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा या पोन्स। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्योंकि जितना भी एक्टिविटी है जो आप कंट्रोल नहीं करते हो, ठीक है, जो आपके शरीर में ऑटोमेटिकली होता है, वो सभी मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे पलक झपकना, क्या आपके कंट्रोल में है। आप बोलोगे मैं तो थोड़ा देर तक रह सकता हूं, तो ये कोई कंट्रोलिंग नहीं हुआ। कंट्रोलिंग उसको हम लोग बोलते हैं जो हमारे अनुसार हो। जैसे हाथ अगर हम नहीं उठाना चाहेंगे तो नहीं उठेगा, लेकिन पलक झपकना, सांस लेना, ये सभी चीजें, हार्ट बीट, ये सभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो निगलना और उगलना भी मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है, क्योंकि उसी को पता है कब निगलना है कब उगलना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, डाइकोट तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सी परत मौजूद है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितना भी डाइकोटिलीडन प्लांट है, ठीक है, उसके तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक परत मौजूद होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसको हम लोग कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कैम्बियम याद रखना है, क्योंकि यही पूछा जाता है एग्जाम। क्या कहा जाता है उसको, कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम के में स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जा सकता है। आजकल तो क्वेश्चन बहुत
अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट आपको तो ये आंसर याद रखना ही रखना है कि डाइकोट तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच की परत को क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। लेकिन अगर कैम्बियम में पूछा जाए, ये है मान लो कैम्बियम, ठीक है, तो कहां होता है जाइलम, कहां होता है फ्लोएम, तो आप फंस जाओगे। इसलिए याद रखना अंदर वाला भाग जो होता है ये होता है जाइलम, और बाहर वाला भाग जो होता है ये होता है फ्लोएम, और यही बीच वाला जो भाग हुआ इसी को बोला जाता है कैम्बियम, ठीक है। आप जो लकड़ी देखते हो ना, मोटाई लकड़ी का जो चीज देखते हो आप, जिसको हम लोग हिंदी में कास्ट बोलते हैं, ठीक है, वुड बोलते हैं इंग्लिश में, वो ये कैम्बियम ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का शासनकाल बताइए। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शासनकाल है और शासनकाल आप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आपको बताने में, क्योंकि ईयर का बात है। चलो तो आप सीख लो, याद रख लो क्या है बहमन शाह का शासनकाल। तो 1347 से लेकर 1358 तक, क्या है, 1347 से लेकर 1358 तक ये बहमन शाह जो था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसका शासनकाल है। और इसका ओरिजिनल नाम क्या था ये बताओ। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का ओरिजिनल नाम क्या था? इसका ओरिजिनल नाम था जफर खां, ठीक है, जफर खां। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में किसके विपरीत उपवास शुरू किए थे? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कर लोगे आप, जल्दी से करो। 1932 में महात्मा गांधी ने कहा उपवास शुरू किया था, कहां पे? यरवदा जेल में। ये तो आपको पता ही है। किस चीज के लिए? सत्याग्रहियों का ब्रिटिश दमन, गांधी इरविन संधि का उल्लंघन, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पुरस्कार। याद आया कुछ? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो सांप्रदायिक पुरस्कार या सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, जिसको कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, उसकी जो शुरुआत हुई उसी के कारण गांधी जी ने उपवास किया था यरवदा जेल में। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? यह भी आसान सा क्वेश्चन है। कोई भी नेचुरल गैस अगर है, ठीक है, उसमें मेन घटक क्या होगा? तो मेन घटक होगा मीथेन, ठीक है। अगर कोई भी आपसे पूछा जाए बायोगैस का मेन घटक क्या होता है, तो आप मीथेन हो जाएगा, ठीक है। जितना भी प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, सब चीज में मीथेन आपको मेन घटक के रूप में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? हल्का लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जिसको हिंदी शॉर्ट में हम लोग, हिंदी में नहीं, शॉर्ट में हम लोग पीवीसी बोलते हैं। आप देखते हो, आप मार्केट जाओगे, आपको स्ट्रॉन्ग पाइप अगर ढूंढना है, ठीक है, तो आपको पीवीसी लेना होगा। यही होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। जितने भी आप प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह देखते हो जनरली सब पीवीसी है, ठीक है। तो ये हल्का होता है लेकिन बहुत ही मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है फ्लैश बल्ब की तार डैश की बनी होती है? जो फ्लैश बल्ब होता है, ठीक है, कैमरा वगैरह में जो इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तार किस चीज की बनी होती है? किस चीज की बनी होती है? उसकी तार मैग्नीशियम की बनी होती है। किस चीज की? मैग्नीशियम की, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको गलत दिख रहा है, ये इस तरह से होगा, कैपिटल जी नहीं होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों को कितने समय के लिए चुना जाता है? सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों को कितने समय के लिए चुना जाता है? जल्दी बताओ। जितने भी अस्थायी सदस्य हैं वो सभी 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा काउंसिल के जितने अस्थायी सदस्य हैं कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितना अस्थायी सदस्य है? टोटल 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 301 से 307 तक किस मुद्दे से संबंधित है? अनुच्छेद 301 से 307 तक किस मुद्दे से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 301 से 307 तक का जो मुद्दा है वह है भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और मेलजोल,
ठीक है, ये मुद्दा है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। अगला क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच कार्य करने वाली फोर्स डैश से संबंधित होती है। पढ़ने में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब ऑप्शंस देखोगे तो आपके लिए आसान है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का बात किया जा रहा है तो किससे संबंधित होगा? कूलम्ब के नियम से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जों के बीच में कार्य करने वाली फोर्स किस नियम से संबंधित है? कूलम्ब के नियम से। अगला क्वेश्चन है, सुसीन किस राज्य का नृत्य है? सुसीन एक राज्य का नृत्य है, आपको बताना है किस राज्य का नृत्य है। तो ये राजस्थान का एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, बगलीहार बांध जिसे जम्मू कश्मीर राज्य में बगलीहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर योजना के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी पर बना है? बगलीहार बांध जो एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, आपको बताना है किस नदी पर बना है कहां? ये आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश ऊन का सबसे बड़ा निर्माण करता है? ऊन का सबसे बड़ा निर्माता कौन है? ऊन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश कौन सा है? कौन सा है? यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक ऊन उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेव्स डिजीज किसके कारण होता है? ग्रेव्स डिजीज किसके कारण होता है? तो ग्रेव्स डिजीज थायराइड की सक्रियता के कारण होता है। किसके कारण से? थायराइड की सक्रियता के कारण। जब बहुत अधिक मात्रा में यानी थायराइड का ओवर प्रोडक्शन हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज, या इसको अदर टर्म से भी हम लोग जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म भी ग्रेव्स डिसीज ही हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्या है? चिरोरेटिफिली, नहीं, ये है चिरोपेट्रोफिली। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है हिंदी में। चिरोपेट्रोफिली का अर्थ क्या होता है? चिरोपेट्रोफिली का अर्थ क्या होता है? चमगादड़ों के द्वारा परागण। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो चिरोपेट्रोफिली क्या होता है? चमगादड़ों के द्वारा परागण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल का प्राथमिक पेसमेकर होता है? प्राथमिक पेसमेकर, दिल का प्राथमिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? एसए नोड को। ठीक है, ये अननोन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, पहले भी मैंने इसको पढ़ा रखा है। एसए नोड को क्या कहा जाता है? एसए नोड को प्राथमिक पेसमेकर कहा जाता है हार्ट का। ठीक है, अब ये भी आपसे पूछा जाता है एसए नोड होता कहाँ है? सबसे पहले एसए नोड का फुल फॉर्म आप जान लो। एस ए नोड ये हुआ ना, साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, और जो आर्ट्रियम होता है उसके पास ये होता है। ठीक है, राइट आर्ट्रियम के पास। राइट और लेफ्ट में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना राइट आर्ट्रियम के पास ऊपर में ये एक साइड में चिपका हुआ होता है एसए नोड, जिसको हम लोग दिल को स्टार्ट करने वाला स्टार्टर जिसे बोलते हो। ठीक है, वो भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोसोम क्या होते हैं? एलोसोम क्या होते हैं? एलोसोम क्या होते हैं? क्या होते हैं एलोसोम? तो एलोसोम लिंग गुणसूत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? लिंग गुणसूत्र को। ठीक है, आप जानते हो हमारे शरीर में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल होता है 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर में 22 पेयर जो है, ठीक है, वो तो समान होता है, एक तरह होता है मेल और फीमेल दोनों में। लेकिन 23वां पेयर जो है यह अलग होता है, ये आप सभी जानते हो। अगर इसमें XY है तो ये क्या होगा? ये मेल होगा, और XX है तो ये फीमेल हो जाएगी। तो ये जो असमान आपका जो एक पेयर है क्रोमोसोम का, इसी को एलोसोम कहा जाता है। क्लियर? तो एलोसोम क्या होते हैं? ये लिंग गुणसूत्र होते हैं या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यही 23वां पेयर को ही एलोसोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को खलीफा का सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? किस सुल्तान को खलीफा का सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? कौन सा खलीफा है वो? आप जानते हो, इल्तुतमिश। ठीक है, इसको खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। और किस वंश का ये राजा है या शासक है? तो ये आपका गुलाम वंश का शासक था और रजा सुल्तान के पिता थे।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में स्पीकर को वोट कहा जाता है, स्पीकर का वोट कहा जाता है, सॉरी, लोकसभा में स्पीकर का वोट क्या कहा जाता है? तो स्पीकर के वोट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कास्टिंग वोट कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता के माध्यम से प्रवेश की प्रणाली कब शुरू हुई थी? सेवा क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता के माध्यम से प्रवेश प्रणाली कब शुरू हुई थी? कब हुई थी? ये 1853 में हुई थी। डलहौजी ने इसको स्टार्ट किया था, जहां पे ओपन कंपटीशन रखा गया था, जो भी आपके सर्विसेज हैं, ठीक है, इसमें एंट्री के लिए। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो 1853 में शुरू हुआ था, बहुत जगह इसको क्लियर भी नहीं किया जाता है और आपके दिमाग में भी ये चीज क्लियर रहता नहीं है। ठीक है। क्या इसमें इंडियंस अलॉट थे? तो नहीं थे, एक्सेप्ट इंडियंस। 1853 में जो खुली प्रतियोगिता चालू हुआ वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए हुआ था, इंडियंस के लिए नहीं। इंडियंस के लिए कब इसमें जो आप बोल सकते हो ना, कब परमिशन मिल गया कि इंडिया के लोग भी इसमें कॉम्पीट कर सकते हैं? तो ये 1861 ईस्वी में। ठीक है, 1861 से इंडियंस। बस एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बस एक चीज और जोड़ दिया जाएगा कि सेवा क्षेत्र में सभी भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता कब से शुरू हुआ? तो आपका आंसर बदल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1861। लेकिन सिर्फ खुली प्रतियोगिता पूछा है, तो आपका आंसर होगा 1853। ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद की सबसे बड़ी समिति है, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? कौन सी समिति है सबसे बड़ी? तो आंकलन समिति। ठीक है, आंकलन समिति सबसे बड़ी है, या प्राक्कलन समिति भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और ये 30 के 30 मेंबर्स कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1950 में। और यही समिति सबसे बड़ी समिति होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वीट मीट किस रूप में जाना जाता है? स्वीट मीट किसको कहते हैं? क्वेश्चन तो आसान है, अगर आपने पढ़ा है कभी तो इसको आंसर जल्दी से कर पाओगे। स्वीट मीट आगरा के पेठे को कहा जाता है। ठीक है, ये कोई मीट नहीं है, आगरा के पेठे को ही स्वीट मीट कहा जाता है। कभी खाया है आपने पेठा? पेठा हमारे बिहार में ये पेठा के नाम से नहीं जाना जाता है, मुरब्बा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वो खाने में आपको थोड़ा सा एक कचकच टाइप लगता है ना, इसीलिए इसको स्वीट मीट का उपनाम भी दिया जाता है। लेकिन हर जगह का पेठा नहीं, आगरे का पेठा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चेयू बांस डांस निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? चेयू बांस डांस ये कहां से जुड़ा हुआ है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये मिजोरम से जुड़ा हुआ है, याद रखना। ठीक है, चेयू या बांस डांस ये कहां से जुड़े हुए हैं? ये मिजोरम से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बागुरुम्बा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? बागुरुम्बा, बागुरुम्बा एक लोक नृत्य है, किससे ये संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये बोडो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? बोडो से। क्या है नाम? बागुरुम्बा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलों को उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पेड़ पहले लगा लेते हैं हम लोग। देखो, कृषि का अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, और अगर सबसे खराब पद्धति अगर कृषि का हम लोग बात करेंगे, या सबसे लेजीनेस वाला पद्धति बात करेंगे, तो ये बिहार, झारखंड, ये सब एरिया में अपनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग किसी भी पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी तो मॉडर्न कृषि के आधार पे बहुत सारे ऐसे ऐसे पैटर्न हुए हैं जहाँ पे किसानों को अधिक उत्पादन मिल सके, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे किसी को भी प्रैक्टिस में नहीं लाया जाता है। यहाँ पे बस सिंपल जो ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा था उसी पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलों को उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तोंग्या प्रणाली। क्या कहा जाता है? तोंग्या प्रणाली। और मेनली ये म्यांमार में अपनाया जाता है। ये भी पुराना ट्रेडिशनल मेथड ही है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था ये मॉडर्न कृषि का मैंने बात किया है। इसमें बहुत सारे अलग अलग पद्धति हैं। ठीक है, जहाँ पे उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए उस पर विचार करके उस मॉडर्न जो टेक्निक है उसको अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुरोशियो एक गर्म सागर जल प्रवाह है जो डैश से बहता है।
कुरोशियो एक जानते हो आप, ये एक गर्म जल की धारा है, आपको बताना है कहाँ से बहती है। पहले तो मैंने आपको बोला हुआ था कि जितने भी धाराएं हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किस महासागर की वो धारा है ये आपको याद रखना है। लेकिन थोड़ा सा आप उसमें एक लेवल और भी बढ़ के आपको रखना है याद कि कहाँ से बहती है। कुछ कुछ चीजें हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे कुरोशियो का एक धारा उठाया, आपको बताना है कि इसकी जल प्रवाह जो होती है वह कहाँ से होती है, कहाँ से होती है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी डिटेल पढ़ा है तो आप आंसर कर पाओगे। फिलीपींस से जापान, ठीक है। अब ये चीज है, क्यों मैंने बोला थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है, आपको पता है जापान तो इसमें रिलेटेड है और जापान को वो धारा आती है। अगर आपने कुरोशियो के बारे में पढ़ा होगा, जैसे ही जापान से वो गुजरती है इसको काली धारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में ये था तो ऑप्शंस को भी देख के आप खंगा सकते हो कि दो ही ऑप्शन है, जापान और चीन, फिलीपींस और जापान। तो यहाँ जापान के तरफ बह रही है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सती को किसके द्वारा निषिद्ध किया गया था। अच्छा, निषिद्ध मतलब खत्म किया गया था, ठीक है। सती प्रथा को किसके द्वारा खत्म किया गया था ये आपको बताना। तो सती प्रथा को किसने खत्म किया था, कौन नहीं जानता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। कब खत्म किया था विलियम बेंटिक ने, 1829 में सती प्रथा को खत्म किया था, ठीक है। एक और चीज पूछा जाता है, कौन सा एक्ट संबंधित है, तो ये एक्ट 17 के तहत इसको खत्म किया गया था, ये भी याद रखना, ठीक है, राजा राम मोहन राय की मदद से। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई डैश द्वारा करवाई गई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी, किसके द्वारा, तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा, रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी। अब ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ तो सही कर लेते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। दो नाम उनको परेशान करता है, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी, ठीक है। इसलिए मैंने ये उठाया, बीच बीच में मैं लेता रहूंगा, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है, इस बार का एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जानते हुए गलत करके आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन को, ठीक है। ये प्रॉब्लम सिर्फ उतना ही है कि आपका रिवीजन जो नहीं होता है और आपके एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर फीड नहीं है, इस कारण से वहां जाके थोड़ा सा आप मिस कर जाते हो। आपको पता है दयाराम साहनी भी है, आर.डी. बनर्जी भी है, वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हो। तो याद रखना है एग्जैक्ट चीज, मोहनजोदड़ो से संबंधित है आर.डी. बनर्जी और हड़प्पा से संबंधित है दयाराम साहनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें से अगर आप देखोगे तो आपको वैदिक गणित के बारे में बताना है। वैदिक गणित का आपको मेन जो पार्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वैदिक गणित से संबंधित कौन है, तो इसमें से शल्व सूत्र जो है यह वैदिक गणित से संबंधित है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अब यहाँ पे भी आप गलती करते हो, क्या करते हो, आप नहीं ढंग से पढ़ते नहीं हो, किसने हिस्सा लिया था, आप देख के फटाक से मार के कुछ भी निकल जाते हो, और एग्जामिनर आपके भावनाओं को समझ नहीं पाता है और आपको गलत कर देता है वो, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था। क्या क्या है ऑप्शन, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो ये तीन नाम जो आपको दिख रहा है ये तो आप जानते हो, इन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान ने 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार अदालतों को राज्य विधानसभा की कार्रवाई की जांच के अधिकार नहीं है, जल्दी बताओ। अदालतों को राज्य विधानसभा की कार्रवाई की जांच के अधिकार नहीं है, किस अनुच्छेद के तहत, कौन सा अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद 212, ठीक है। अनुच्छेद 212 के तहत जो भी विधानसभा के कार्रवाई हैं उसमें जो अदालत है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है या उसको जांच नहीं कर सकती है, ये वर्णित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसी को नहीं आता होगा। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा राज्यपाल, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये सबको आता होगा। आर्टिकल बताओ, कौन सा आर्टिकल संबंधित है, क्या हुआ, नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ।
आर्टिकल कौन सा संबंधित है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों से। तो ये है आर्टिकल 316। ठीक है, अब लग रहा होगा ये तो आपने केंद्र के लिए पढ़ा है, तो भैया 316 में दोनों है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र लोक सेवा आयोग दोनों चीजों का वर्णन आपको 316 में मिलेगा, यानी इनके सदस्यों की नियुक्ति का वर्णन 316 में मिलेगा, जिसमें केंद्र सरकार वाला जो है, केंद्र का जो है वह राष्ट्रपति करेंगे और राज्य वाला जो है वह राज्यपाल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किसने किया था? ये आपको बताना है, किसने किया था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा किया गया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं। ये बड़ा सा स्टेटमेंट है, आपको बताना है यह किसने कहा था। किसके बारे में कहा गया था? यूरोपियों के बारे में। किसने कहा था? तो अलीवर्दी खां ने कहा था। क्या कहा था? कि यूरोपीय जो है वह मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर उसको नहीं छेड़ोगे तो वो शहद देगी, लेकिन अगर छेड़ दोगे तो काट काट कर खा जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर पृथ्वी की आकृति का बात किया जाए, देखो ये सारे क्वेश्चन आसान है, बस थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, और एग्जाम में यहाँ पे हर एक को लगता है कि मैं तो अटेम्प्ट ले ही लेता हूँ, ये तो मुझे आता है, और अगर सही नहीं करोगे तो गलत करके आ जाओगे, जो आपका नेगेटिव बढ़ाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है? सही आंसर है ऑवलेट स्फेरॉइड। ठीक है, ऑवलेट स्फेरॉइड ये है पृथ्वी का सर्वोत्तम ढंग से वर्णित जो शेप है वो। ठीक है, ये राउंड शेप नहीं है पृथ्वी, ये थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप में आता है, इसको हम लोग ऑवलेट स्फेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कैसी होती है? ये तो आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कैसी होती है? अधिकतम होती है जब सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, और जैसे ही सूर्य से दूर जाएगी ये कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंद होंगे एक ओवर में। अब आपको बताना है इसका प्रारंभ कब से हुआ। तो इसका प्रारंभ कब से हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 1900 ईस्वी से। कब से हुआ है इसका प्रारंभ? 1900 ईस्वी से इसका प्रारंभ हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 6 गेंद होंगे। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, किसी को नहीं आता है। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे एक चीज बताओ कि इसका जो आनंद मठ के जो रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, वह किस चीज से प्रेरित होकर ये रचना इन्होंने इसकी की थी? जल्दी बताओ, किसी को अगर पता हो तो सन्यासी विद्रोह। ठीक है, यही चीज है, सन्यासी विद्रोह से इन्होंने प्रेरित होकर ये लिखा था। और अगर आपसे पूछा जाए कि सन्यासी विद्रोह का आपको उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपको पता है आनंद मठ में मिलता है। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ है, आपको बताना है किस टाइटल के साथ। आपको पता है तो जल्दी बताओ, आनंद मठ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस टाइटल के साथ हुआ है? तो हुआ है द अबे ऑफ ब्लीस। क्या है? द अबे ऑफ ब्लीस। ठीक है, इस टाइटल के साथ आनंद मठ का इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? तो इन शॉर्ट आपको बताना है, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1898 ईस्वी में। और बाद में चल के ये क्या बन गया?
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे भाई बहनों को तकलीफ हो गया होगा कि आपने तो पढ़ा है मदन मोहन मालवीय और मैं करा रहा हूँ एनी बेसेंट, है ना, तो आपके तकलीफ को दूर करने के लिए तो मैं हूँ। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि गलती आप तो करोगे, लेकिन यहाँ पे आपको सुधार करना है कि कहाँ गलती आपने किया है और क्यों किया है। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखो जोर डाल के मैंने क्वेश्चन में डाला हुआ है 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। तो थोड़ा सा आपको अगर आपने पढ़ा है तो ही आपको इसको आंसर कर पाओगे, नहीं तो आपको लगेगा क्वेश्चन वही है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब बात करेंगे तो यह है 1915 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और भी एक दो लोग इसमें शामिल थे, लेकिन उनका आपको उल्लेख जनरली क्वेश्चंस में नहीं मिलता है, डिटेल पढ़ोगे तो मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आप याद रखना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन बनारस सेंट्रल कॉलेज जो पहले स्थापित किया गया था 1898 में, ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में कैसे आपको बचना है उसी का मैंने प्रयास किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। ये तो आसान है, इसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बंद अर्थव्यवस्था दिख नहीं रहा है, तो बहुत लोग इसमें मुक्त अर्थव्यवस्था भी मार सकते हैं, जो आपको नहीं करना है। आपका आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव सूचकांक किसने बनाया था। किसने बनाया क्या था, कौन प्रकाशित करता है। ठीक है, वही पूछा जा रहा है। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये कौन प्रकाशित करता है। आसान सा क्वेश्चन है, UNDP के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अब है UNDP इसकी स्थापना कब हुई, 1965 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और प्रत्येक वर्ष मानव विकास सूचकांक यही जारी करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ये पहले मैंने पढ़ा रखा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता है, बस आपको आंसर करना है। मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है उसके लिए 3 स्तंभ है मेन। ठीक है, उन 3 स्तंभ को छोड़कर एक इसमें एक्स्ट्रा कौन सा दिया हुआ है ये आपको बताना है। जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता, प्रौढ़ शिक्षा। तो जब भी हम लोग मानव विकास सूचकांक का बात करते हैं, इसमें सामाजिक असमानता कोई नहीं है, मतलब इसको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता है। इसमें ये तीनों चीजों को रिकॉर्ड में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। कौन सी राज्य है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश टोटल 9 राज्यों के सीमा को स्पर्श करती है। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, एक का आंसर होता है 9, एक का आंसर होता है 13, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। 13 जो है वह चाइना है। ठीक है, चाइना का बाउंड्री कितने देशों के साथ, जो सर्वाधिक है वह कितने देशों के साथ मैच करती है, तो वह है 13 देशों के साथ। लेकिन जब भारत में बात करेंगे उत्तर प्रदेश का कितने राज्यों के साथ मैच करती है, तो टोटल 9 राज्यों से इसका जो बाउंड्री है वह अटैच है। ठीक है, और वो 9 राज्य कौन कौन है ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा मत सोचो सिर्फ 9 आपने याद कर लिया आपका काम चल जाएगा, नहीं, वो 9 राज्य कौन कौन से हैं, वो 9 राज्य हैं राजस्थान, ठीक है, हरियाणा। मैप पे एक बार आप इसको देख लेना, आपको याद रह जाएगा। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, और कौन सा है, और है आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली तो आप जानते हो बहुत ही सटा हुआ है। उसके बाद है आपका उत्तराखंड। ठीक है, और कौन सा है, बिहार तो है ही, झारखंड है क्या, हाँ झारखंड भी है। ठीक है, और कौन सा है, और MP भी है, मध्य प्रदेश भी है, और छत्तीसगढ़ भी है। तो 9 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो टोटल 9 राज्य हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो ध्यान में रखना है 9 का 9 नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन गलत है ये आपको बताना है। पहला है भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। दूसरा है क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। और तीसरा है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 48% भाग मैदानी है।
चौथा है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। इसमें से एक भी चीज ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता है। अगर सर भारी हो रहा है, हथौड़ा मार के मैं फोड़ दूंगा, फिर आपको हल्का हल्का महसूस होगा, है ना। सर फट जाएगा, थोड़ा सा सर गिर जाएगा नीचे तो हल्का महसूस होने लगेगा। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? सर भारी हो रहा है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा सी, क्योंकि आप जानते हो पर्वतीय विस्तार जो है, ठीक है, वह 29.30% है, लगभग 29 आप हर जगह पढ़ते हो। उसके बाद जो पठारी भाग है वह भी लगभग 27% के आसपास है। लेकिन अगर हम लोग मैदानी भाग का बात करेंगे तो ये लगभग 43% है, ठीक है। और यहाँ तो डायरेक्ट 48 दिया हुआ है। अगर 43 के आसपास भी होता तो हम लोग कंसिडर कर सकते थे कि ये सही होगा, लेकिन यहाँ 48 दिया हुआ है, इस कारण से ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका सही आंसर सी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। जो जान रहे हो वहीं से क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखो। सिर्फ आपको बताना है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित रेखा कौन सी है, उस उत्तर में स्थित राज्य कौन सी है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा। अब लग रहा है आपने तो ये कभी पढ़ा नहीं है तो आप आंसर कर नहीं पाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। आपको पता है जो कर्क रेखा है वह गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड और कौन सा है, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी से गुजरती है। आप जानते हो 8 राज्यों से टोटल कर्क रेखा गुजरती है। अब देखोगे ऑप्शंस जैसे देखोगे तो आपको त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम ये तो सभी मिल गया जहां से ये गुजरती है। और आपसे पूछा क्या है? भारतीय राज्य के बारे में जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो जिस राज्य से गुजर रही है, क्या उत्तर क्या पूर्व, है ना। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं होगी तो हम इसको उत्तर कैसे मान सकते हैं? तो इसके ऊपर एक ही आपको मिल रहा है, वो है मणिपुर, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन आसान है, बस आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। जब आप डर जाओगे तो मर जाओगे, अगर नहीं डरोगे तो फिर आगे निकल जाओगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। कब किया था ये भी आपको पता है, 13 दिसंबर 1946। इस दिन इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब एक क्वेश्चन और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये संविधान सभा के द्वारा कब इसको मंजूरी दिया गया था, यानी कब संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था, कब उन्होंने इसको परमिशन दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव को कब एक्सेप्ट किया था? कब किया था? 22 जनवरी, आपको याद होना चाहिए 22 जनवरी। जैसे 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया, 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट किया गया, यानी संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? अभी हमारे संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या नैसर्गिक अधिकार? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताओ। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? जैसे आप दोनों देखते हो आपका मन डोलने लगता है, तो डोलना नहीं है, यहाँ पे मन को शांत रखो और जो जान रहे हो वही सही है। ये विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है, ठीक है। पहले ये किस अनुच्छेद में हुआ करता था जब ये हमारा मूलभूत अधिकार था? तो बताओ, ये भी आपसे पूछा जाता है। जब संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार था, किस अनुच्छेद में हुआ करता था? कौन सा अनुच्छेद है? वह है 19(1)(f). पूरा याद रखना, थोड़ा भी अगर छोड़ोगे तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको। 19(1)(f), एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 31, ठीक है। इन दोनों में वर्णित था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया और अब ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300A में, ठीक है। और इसके तहत ये विधिक अधिकार है। किस संशोधन में इसको किया गया? तो 44th में। अब कितनों को कंफ्यूजन होता है, 42वां और 44वां, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है एग्जैक्टली कि संपत्ति का अधिकार जो है वह 44वें संविधान संशोधन में हमारा मूल अधिकार से हटाया गया।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। आप जानते हो जो 5 रीट है, उसी 5 रीट से आपको 5 से 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वहीं से मैंने एक क्वेश्चन है यहाँ पे उठाया ताकि आप जाओ और आज के आज ही जो रीट्स हैं उसको क्लियर करो, जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि किस रीट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोक सकती है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, अपने अधिकार से आगे निकलकर वह कुछ नहीं कर सकता है, अधिकार परीक्षा उसके लिए जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि क्या होती है। तो फुटबॉल मैच का जो नॉर्मल टाइम है, इंटरनेशनल फुटबॉल की कोई भी मैच हो उसका जो नॉर्मल टाइम है वह क्या है, वह है 90 मिनट। ठीक है, और 70 मिनट किसका है, जल्दी से बताओ किसका है, हॉकी का। सभी को याद होगा वो शाहरुख खान का वो डायलॉग, ये 70 मिनट तुम्हारे हैं, है ना। तो आपके पास तो 70 मिनट भी नहीं होता है, 60 मिनट ही होता है। अब आप क्या करोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। कौन सा एक ऐसा खेल है जिसमें महिलाएं भी होती है और पुरुष भी होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, जल्दी से बताओ कौन सा वो खेल है। वो है कार्प बॉल। ठीक है, कार्प बॉल एक ऐसा खेल है जिसमें टोटल 8 प्लेयर्स होते हैं और इस 8 प्लेयर्स में 4 पुरुष होते हैं और 4 महिलाएं होती है। ये कैसा खेल है, ये एक तरह का बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल या नेट बॉल की तरह एक खेल है। ठीक है, जिसमें 8 मेंबर्स होते हैं, 4 पुरुष और 4 महिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन हुआ था। आपको बताना है किसकी अध्यक्षता में। अब यहाँ पे 1970 डाल के आपको थोड़ा सा दुख पहुंचाया गया है और आपको दुखी अगर होना है तो आप नहीं करोगे और नहीं होना है तो आप कर लोगे। क्या आंसर है, आंसर है अशोक मेहता समिति। ठीक है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति अगर आप मारोगे तो आपको ज़्यादा दुख होगा क्योंकि एग्जाम में आपका मार्क्स कट जाएगा। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये आपको याद रखना एग्जैक्टली जरूरी है क्योंकि यहाँ पे 1970 दिया हुआ है, 1970 में अशोक मेहता समिति था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है। बच्चा जानता है कि अगर हम लोग ध्रुव के तरफ जाएंगे तो जी का मान सर्वाधिक होगा और यहाँ पे ध्रुव हमें दिख रहा है अंटार्कटिका के कैंप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। देखो भाई, हम भारतीयों में बहुत दम है, हम लोगों ने बहुत चीज बहुत पहले करके रखा था लेकिन हमारा वो नाम नहीं हो पाया क्योंकि आपको पता है कि हम लोग कर तो लेते हैं पर हमें ख्याति प्राप्त नहीं होती है, वही वाला हाल है। ठीक है, तो जैसे रेडियो का ही अगर बात करेंगे, हम लोग पढ़ते हैं भाई जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, घंटा आविष्कार किया जी मार्कोनी ने। जी मार्कोनी से बहुत पहले किसी भारतीय ने आविष्कार किया था लेकिन हम लोग उनका नाम नहीं जानते। उसी तरह से न्यूटन से बहुत पहले ही गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी भारतीय ने दिया था और उनका नाम क्या था, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। कोई नहीं जानता है, तो ब्रह्मगुप्त ने यह सिद्धांत बहुत पहले दिया था। ठीक है, बाद में न्यूटन ने थोड़ा सा इसको और अधिक समझा और बस हो गए गुरुत्वाकर्षण के पिता। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है, जल का बहाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है, अगर चांद पर जाए जहां का गुरुत्वजनित त्वरण E/6 है तो चांद पे वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। क्या होगा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। अगर E/6 है तो यहाँ पे अगर 100 है तो चांद पे 100/6 kg होगा, है ना। बहुतों ने कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो सोच तो जरूर रहे होंगे। तो भाई तुम्हारा सोच गलत है, अपने सोच को सुधारो। मैंने बोला हुआ है कि अगर द्रव्यमान के बारे में पूछा जाए तो पृथ्वी क्या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपका कहीं पे भी द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है। द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा। तो क्या होगा आंसर, 100 kg। ठीक है, आपसे वजन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे वेट नहीं पूछा जा रहा है, आपसे द्रव्यमान के बारे में बात किया जा रहा था और ये चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं।
अब संसार का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, ये तो आप जानते हो, सिकोया। ठीक है, लेकिन आपको बताना है ये किस वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये जिम्नोस्पर्म से संबंधित है, और नाम मैंने अभी बताया सिकोया। ठीक है, इसको कैलिफोर्निया रेडवुड के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे अधिक लंबा वृक्ष है। अभी अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड स्थित है। ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है ग्रीनलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल औषधीय है? सेब, केला, काजू, पपीता। सेब, केला, काजू, पपीता, इसमें से औसत कौन सा है? यहां पे सही आंसर होगा डी। ठीक है, 1, 2 और 3, सेब, केला, काजू, ये सभी औसत हैं। पपीता तो जान रहे हो ये औसत नहीं है। ठीक है, औसत फल का कुछ जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप गलती करके आओगे। एप्पल है, ये तो सभी जान रहे हो, केला भी है, काजू भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, ठीक है, पियर्स वो भी है। ठीक है, तो ये सारे हैं जो औसत फल हैं। ठीक है, तो ये सभी नाम आपको याद रहने चाहिए, नहीं तो एग्जाम में गलती करके आ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या होता है? ये एक टर्म है, अभी कुछ साल पहले ये बहुत चर्चे में था और अभी भी है, इस पे रिसर्च भी चल रहे हैं। सुपर बग, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाए तो वहां से आपको उठाना है कि तेल प्रदूषण के नियंत्रण में सुपर बग क्या होते हैं। तो तेल प्रदूषण का जब भी हम लोग नियंत्रण का बात करते हैं तो इसमें सुपर बग जीवाणु विकृति यानी एक तरह का बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका काम क्या है? देखो, तेल प्रदूषण में ये कैसे काम करता है आप जानते हो, जब भी समुद्र में या किसी पानी में तेल रिसर्व हो जाता है, ठीक है, कहीं से, तो क्या होता है, एक लेयर बना लेती है ऊपर पे, और ये फिर अंदर ऑक्सीजन और बहुत सारी चीज़ों को जाने से रोक देती है। ठीक है, जिसके कारण से जो अंदर में जीव हैं वो मर जाते हैं। अब हमारा जो कोशिश होता है कि जैसे ही तेल कहीं पे रिसर्व हुआ तो हम लोग इसको किसी तरह से बाहर निकाल के फेंक दें, पर क्या पॉसिबल है 100% निकालना? नहीं पॉसिबल है। तो एक बैक्टीरिया है जिसका काम है जो भी तेल है उसको खाना। ठीक है, तो कोशिश ये रहती है कि अगर हम लोग इस बैक्टीरिया को उसमें छोड़ दें तो ये धीरे धीरे जो तेल है वो सारा खा जाएगी और इसको पूरी तरह से क्लीन कर देगी। ठीक है, इसी को सुपर बग कहा जाता है। तो ये एक तरह का बैक्टीरिया है। लेकिन एक और चीजें हैं, सुपर बग हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या फायदेमंद है? तो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, सुपर बग अगर हम लोग अपने रेस्पेक्ट में बात करेंगे, कि मैंने टर्म बदल दिया है, अभी तेल प्रदूषण का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, बहुत खतरनाक है। ये एक तरह का ऐसा हमारे बॉडी में एक ऐसा विकार पैदा करता है जिसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, और इंडियंस में ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। ठीक है, इंडिया से ही अदर जगह पे भी ये गए हुए हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, ये जो एरिया है यहाँ पे ये जो सुपर बग का असर मानवों पे है वो भी देखा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये मानवों के लिए बहुत हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में इसमें से क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो बहुतों को लग रहा होगा नीम भी लाया जाता है, लेकिन नीम को हम लोग जैविक खाद के तौर पर यूज नहीं करते हैं, इसको मेडिसिन के तौर पर भले यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका कौन सा? एजोला। एजोला को खाद के तौर पर यूज किया जाता है। वैसे तो मेडिसिन के तौर पर तंबाकू का भी इस्तेमाल किया जाता है। तंबाकू का इतिहास आपको पता होगा, ये इंसेक्टिसाइड के तौर पे पहले काम किया जाता था। शुरुआती जो इंसेक्टिसाइड जो बना, ठीक है, कीटनाशक जो बना, वो तंबाकू से ही बना था। अगला क्वेश्चन है, क्या है? विघट नाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? रेडियोधर्मी वस्तु जो भी है इसको किससे बने आपका जो पात्र है उसमें रखना चाहिए? किससे? तो लेड। ठीक है, यहाँ भी सिंबल इसका गलत लिखा हुआ है, पीवी होगा। ठीक है, जितना दूसरा वाला ये सब छोटा है, ये कुछ टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो पीवी यानी लेड के बने बर्तन में जितने भी रेडियोधर्मी वस्तु हैं उनको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? क्या है कारण?
तो जल के अधिक क्वोथनांक का कारण है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अवेलेबिलिटी के कारण ही जल का क्वोथनांक अधिक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है धनायन तब बनता है जब, ये आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है कि कैसे कोई भी जो आयन है उसको हम लोग धनायन बोल सकते हैं या ऋणायन बोल सकते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हैं या निगेटिवली चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, कब बोलेंगे ये आपको बताना है। कब बोलते हैं धनायन? तो धनायन तब बोलते हैं जब परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, अगर परमाणु से प्रोटॉन बाहर, परमाणु से प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन, परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग धनायन बोलते हैं। और अगर परमाणु में प्रोटॉन यानी ग्रहण करने की क्षमता हो, ग्रहण कर ले, जो पहला आपका है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसको हम लोग ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, मैंने पहले समझाया हुआ है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो याद रखना, देने वाला हमेशा धनवान होता है और लेने वाला हमेशा गरीब होता है। गरीब मतलब ऋणी, धनवान मतलब धनायन। ठीक है, यानी पॉजिटिवली चार्ज। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन खो रहा है यानी दे रहा है किसी को, ठीक है, तो दे रहा है तो इसको हम लोग धनायन बोलेंगे। और अगर ले रहा है, ग्रहण कर रहा है तो ये गरीब है। ठीक है, इसलिए इसको ऋणायन कहेंगे, ये ऋणी होता है। ठीक है, ऋण मतलब ऋण लेते हैं ना हम लोग, कर्ज लेते हैं तो वही ले रहा है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? कौन सा नियम गैस से संबंधित नियम नहीं है? कौन सा नियम है वो? इन चारों को जब ध्यान से देखोगे तो फैराडे का नियम आपको गैस से संबंधित नहीं मिलेगा। आप जानते हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी ईएमएफ से संबंधित है। ठीक है, यानी इसका गैस से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा यानी आइडियल गैस की जो ऊर्जा है वह किस पर निर्भर करती है? तो आइडियल गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 2020 का बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? 2020 के बीबीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया? तो ये आप जानते हो, फॉर्मूला 1 रेस का अगर नाम आए और लुइस हैमिल्टन का नाम नहीं आए तो ये तो गलत बात है। ठीक है, सेबेस्टियन वेटल और लुइस हैमिल्टन ये दो बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? जल्दी बताओ कौन सा वो दिग्गज नेता है? तो वो है धर्मेंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाला है? एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष अभी हैं विनीत अग्रवाल। ठीक है, विनीत अग्रवाल को एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर्स राइट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे नेशनल पूछा गया यानी राष्ट्रीय पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाता तो आपका आंसर होता 15 मार्च। राष्ट्रीय पूछा गया इसलिए आपका आंसर होगा 24 दिसंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर किसको चुना है? आईसीसी ने विराट कोहली को चुना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया? भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया है? कहाँ इसका उद्घाटन हुआ है? कहाँ हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी कौन है? जोंग सांसा। ठीक है, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर यह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अब कब तक बने रहते हैं, कब तक ये बने हैं, ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कंपटीशन चल रहा है जो अमीर व्यक्तियों का लिस्ट है उसमें। उधर एलोन मस्क जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बने, फिर नीचे आए, फिर बने। तो ये शेयर का सब खेल है। शेयर जैसे ही ऊपर जाता है तो अमीर व्यक्ति बन जाते हैं, फिर शेयर नीचे आता है तो फिर से सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं। तो एलोन मस्क अभी बहुत उधर
डॉलर फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और यहाँ पे झोंग शानसान याद रखना है नाम आपको, ये चीन के हैं जो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर सबसे अमीर बने थे। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम किस देश ने पारित किया है? किस देश ने? तो अमेरिका ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री को इस साल के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रण भेजा गया था परंतु उन्होंने आने से मना कर दिया? कौन है वो? तो 26 जनवरी 2021 इस बार भेजा गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को आमंत्रण, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। और 26 जनवरी 2021 को कोई भी विदेशी जो अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, वो नहीं आए हैं और इस बार किसी को भी आमंत्रित अब नहीं किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? इन चारों में से आपको बताना है कौन सा है वो। तो वो है आपका पृथ्वी 2। ठीक है। कहां से? ओडिशा के बालासोर तट से। ये भी आपको याद रखना है। किसने? तो DRDO ने। अगला क्वेश्चन है किस देश का चांग-E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा है? चांग-E5 आपको बताना है ये किस देश का है। तो नाम सही लग रहा है, किसका है? तो चीन का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 2020 का जो HDI जारी किया गया यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया उसमें भारत का स्थान क्या है? क्या है? 131 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो वह कौन सा देश है ये आपको बताना है। कौन सा देश है? जल्दी बताओ। क्या है आपका सही आंसर? आपका सही आंसर है रूस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? सबसे हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी किसको बनाया गया है 2020 में? कौन है वो? वो है सोनू सूद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। जल्दी बताओ कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। ठीक है। 9 जनवरी को हम लोग भारत में प्रवासी दिवस मनाते हैं और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुआ है? चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन यह भारत का किस देश के साथ रेल लाइन है? किस देश के साथ है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच है और इसको फिर से 55 वर्ष बाद चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? तो कौन सा वो निगरानी पोत है जिसको अभी लेटेस्ट शामिल किया गया? वो कौन है? वो है, यहां से जल्दी बताओ, ऑप्शंस में से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर? आपको यहाँ पे सुजीत मिलेगा। अभी सुजीत को हाल ही में शामिल किया गया और ये एक तटरक्षक पोत भी है। ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुजीत। क्लियर। अगला क्वेश्चन है रोजर फेडरर किस देश का खिलाड़ी है? रोजर फेडरर किस देश का खिलाड़ी है? तो रोजर फेडरर कहाँ का खिलाड़ी है? रोजर फेडरर है स्विट्जरलैंड का खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 से संबंधित था? यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था वही आपसे पूछा गया है। कहाँ आयोजित किया गया था? ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ निर्मित कराया जा रहा है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बना रही है? ये मणिपुर में बना रही है जो लगभग 141 मीटर ऊंचा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेलवे द्वारा जनरल टिकट बुकिंग कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, आप जान रहे हो। जो जनरल टिकट है उसको बुक करने के लिए कौन सा एक ऐप है? यह है UTS ऐप। ठीक है। अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म यही होता है UTS का,
अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, जो भी जनरल टिकट है उसको यहाँ से बुक कराने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का फुटबॉल खिलाड़ी है? कहाँ का है रोनाल्डो? या भी देश देखो इंपॉर्टेंट है, कई खिलाड़ियों का देश पूछ लिया जाता है कहाँ से, इसलिए आपको ये बार बार रिवीजन करना होगा। कहाँ के खिलाड़ी हैं? पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल के द्वारा अपने ट्रांसलेशन सेवा में 5 नए भाषाओं को जोड़ा गया है, उसमें से किस भारतीय भाषा को शामिल किया गया है? तो गूगल ट्रांसलेशन जो है उसमें 5 भाषाएं जोड़े गए हैं, उसमें से कौन सा भारतीय भाषा शामिल है? तो उसमें से इन सभी में से अगर देखोगे ऑप्शंस तो एक भारतीय भाषा शामिल है, वो है उड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य कौन है जिसने स्कूलों में संविधान के प्रस्तावना पर 9 बार कर दिया है? क्या है भाई? प्रस्तावना 9 बार नहीं होगा, प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर यहाँ पे, क्या हो जाएगा? अनिवार्य। ठीक है, तो कौन सा वो राज्य है जिसने अनिवार्य कर दिया है? तो पहला राज्य तो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आरंभ किस राज्य में किया गया? कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसका आरंभ कहाँ किया गया? तो इसका आरंभ किया गया है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, गंगापुर गांव वार्ता का संबंध किन 2 देशों से है? गंगापुर गांव वार्ता, इसका संबंध किन 2 देशों से? इसका संबंध है भारत और रूस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी कैक्टस के फूल, गांधी कैक्टस के फूल शीर्षक के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, इस शीर्षक का एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? गांधी कैक्टस के फूल, कौन है इसका लेखक? इसका लेखक है आनंद मोहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? ये है सुनीत शर्मा। ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सुनीत शर्मा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल के विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने हैं? तो विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार कौन बने हैं? ये बने हैं रणजीत सिंह दिसाले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऐप या पोर्टल दिल्ली में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के ई लर्निंग हेतु लॉन्च किया गया है? इन चारों में से आपको बताना है वो कौन सा ऐप या पोर्टल, कौन सा है? वो है लीड। लीड एक पोर्टल है जो कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के ई लर्निंग हेतु लॉन्च किया गया। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का 100 क्वेश्चन। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।